देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। आज अब तक हमने एक लंबी श्रृंखला हमने कम से कम 20-22 लेक्चरों में ये एक लंबी श्रृंखला हम लोगों ने देखी कि सवाल आयोग कैसे बनाएगा और आयोग के सवाल पूछने की जो दर होगी वह किस दर, मतलब कि देखिए, आप लोग सेशन को पहले तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो जो भी रेगुलर आते थे वो सारे विद्यार्थी रेगुलर आए। आपकी क्लास निरंतर और निर्धारित समय से ही सुचारू रूप से चल रही है और जिन जिन लोगों तक ये सेशन आप लोग को पहुंचाना है वो पहुंचाए। और आज हम बात करेंगे, देखिए, अब आज से ये लेक्चर जो है आपके सब, हाँ गुड मॉर्निंग, आज से ये जो लेक्चर है आपके सब ऐप पे भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे देखिए हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं बताऊंगा कि हम लोग आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं, इसके बाद जो परीक्षाएं आएंगी, उसके लिए हम लोग किस तरीके से, किस आधार को बनाकर हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक, पहली बात तो हम लोग ये समझ लें कि ठीक, हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के बारे में जो बातें हैं, जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में किन किन आधारों पे सवाल पूछे जाएंगे, हमें क्या पता करना होता है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है, ठीक, इस विषय में 3 से 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी 3 से 4 चीजें हैं, आप लोग सेशन को लाइक शेयर कीजिए। जो जो आते हैं रेगुलर वो लोग स्टूडेंट्स आए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र की एक खासियत ये है कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में हमें पता होना चाहिए रेंज क्या है सब्जेक्ट की, साथ में उसकी डेप्थ क्या है। रेंज और डेप्थ, आप अगर उसकी रेंज अगर आपको पता है कि वह अगर कोई सब्जेक्ट संविधान संशोधन से अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है तो वह किन संविधान संशोधन से सवाल पूछ रहा है, तो उसकी संविधान संशोधन को पूछने की उसकी रेंज क्या है, और साथ में उसका डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ नॉलेज में जैसे संविधान संशोधन से सवाल पूछ रहा है, जैसे प्रस्तावना से सवाल पूछ रहा है। ठीक, तो प्रस्तावना से सवाल किन किन किस किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, आप लोग आइए सेशन में जल्दी जल्दी आइए। आप लोग सेशन को लाइक शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स सारे आए। आइए आप लोग। हम्म, तो ये आज से देखिए हमारी एक थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होगी। ये सारी क्लासेस ऐप पे भी आएंगी और यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस रहेंगी। तो आप लोग को मैं यहाँ पे जो बताने का मेरा जो तात्पर्य है कि हम उस सब्जेक्ट में अपने अगर 100 सवाल में से, 100 क्वेश्चन में से हमें 80 सवाल सही करने चाहिए। वो 80 सवाल तो कम से कम इसी बात से सही हो जाएंगे कि आपका नॉलेज क्या है और आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों की, जहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल के आधार पे आपको कहीं पे चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये सब जो एलटी की परीक्षाएं होती हैं, ये नियुक्ति, ये आपको एलिमिनेट नहीं करना चाहती हैं। देखिए, एलिमिनेशन की परीक्षा होती है जहां पे मेंस आपका आ जाता है, जहां पे लिखित परीक्षा होने लगती है, और चयन की प्रक्रिया होती है आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा। तो ये हमें बात पता होनी चाहिए कि हमारे सवालों की रेंज क्या होगी, सवालों का डेप्थ क्या होगा, और उसके आधार पे हम लोग अपने इस सारे सेशन को देखेंगे। और हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हमने कोई कोई टॉपिक पढ़ा, हम अगर कोई भी टॉपिक हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हम हमारा पढ़ने का तरीका ये है कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद हम कम से कम 60 से 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से। किस आयोग सवाल कहां कहां से पूछ सकता है, यह हमें उसी समय पता चल जाए। ठीक, तो ये बात हमें
वहीं पे पता हो जाएगी कि हम, अगर हमने प्रीवियस ईयर को अच्छे से अध्ययन किया होगा, अगर हमने, और इसके लिए किताब की बात करें, आप फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं लेक्चर पर। आपको इससे इतर ना कोई किताब खरीदनी होगी। इस पे जो आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, इस पे जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिए जाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी जाएगी। तो आप लोग, हम लोग आज से अपना जो सत्र प्रारंभ कर रहे हैं एक डेमो लेक्चर के साथ है, ये ऐप पे भी है। तो आइए हम लोग अपने इस लेक्चर को देखते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को किस किन आधारों पे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए आते हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक जो है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल की बात की गई है, प्रियम्बल है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रियम्बल क्या है। आप लोग के कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, प्रियम्बल्स की बात हम लोग करेंगे, प्रस्तावना की बात करेंगे। अब प्रस्तावना से आयोग सवाल कैसे पूछ सकता है, उन सवालों के क्या क्या दायरे होंगे, ठीक, इसमें हमारे सब टॉपिक्स क्या क्या है, पहले हम लोग वो देख ले। देखिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने क्या कहा, संविधान कैसा होना चाहिए, प्रस्तावना से संबंधित क्या बातें हैं, संविधान का उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तावना में क्या परिलक्षित होता है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के बारे में, जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन सब बातों, इन सब शब्दों के अर्थ क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, और क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये पता होना चाहिए। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इससे संबंधित तो आयोग लगातार सवाल पूछा है। इससे संबंधित जो दो वाद हैं, ठीक, वो दोनों वादों से सवाल आया है, दोनों वादों के सन से सवाल आया है। प्रस्तावना संशोधनीय या परिवर्तनीय है, ये दोनों सवालों का संबंध एक दूसरे से है। अगर उसमें अंग है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता, अगर अंग नहीं है तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और फिर हमारे एक लंबी श्रृंखला होगी, सवालों की होगी। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को जो स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो प्रस्तावना के लिए जो अपने मापदंड बनाए, वह क्या बनाए? संविधान सभा द्वारा जो हमारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बहुत ही सरल और काफी जटिल दिखती है। सरल ऐसे क्योंकि यह यहाँ पे सब बुद्धिजीवी वर्ग थे, सब मैक्सिमम लोग वकील थे, तो उन्होंने संविधान को ऐसे गढ़ा, एक कानून के दस्तावेजों के रूप में उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आम जनमानस के लिए समान नहीं था। अगर आम जनमानस के लिए समान होता तो आज हमारे पास जो तमाम आयाम हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, वो जनता तक सुलभ होते। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या बातें हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रस्तावना क्या है? प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ क्या करता है? प्रकाश स्तंभ करता है, प्रकाश स्तंभ हमारा यह करता है कि संविधान कैसा होगा, संविधान हमारा कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, उसको, उसके विभिन्न विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालता है। ठीक, तो यह क्या बताता है? अब देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना को कहा क्या गया है, प्रस्तावना के अन्य नाम क्या है, प्रस्तावना को प्रकाश स्तंभ अगर कह रहे हैं तो उसके उसके क्या क्या रिलीवेंसी क्या क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या क्या है, कि उसे और किस किस तरीके से आप अगर देख सकते हैं। प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं, आभूषण कह सकते हैं, संविधान की कुंजी कह सकते हैं, संविधान का सार तत्व है कहा गया है, संविधान का दर्शन कहा गया है, संविधान की भूमिका कही गई है, संविधान की रूपरेखा कही गई है, संविधान की राजनीतिक कुंडली कही गई है। अब आत्मा क्यों कहा गया है? आत्मा कहने का तात्पर्य केवल और केवल इसलिए है कि अगर संविधान हमारा, संविधान में कोई बात अगर हमें परिभाषित, जैसे कि अगर संविधान में कोई बात है परिभाषित नहीं है, कोई शब्द है जो संविधान में परिभाषित नहीं है, अगर कोई शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है तो उसके लिए हमें क्या देखना है? अपनी प्रस्तावना देखिए कि उसके विषय में हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, क्या बात बता रही है, वो बात हमें उसमें देखनी है। ठीक, तो पहली बात, आत्मा कहने का तात्पर्य है
कि यह संविधान का आत्मा, संविधान की आत्मा, देखिए मनुष्य में जो आत्मा होती है, आत्मा और शरीर का जो संबंध है वह कैसा संबंध है। शरीर तो आपका चल रहा है, आपने आत्मा देखी नहीं है। जब मनुष्य, एक कहता है कि इनर सोल की बात की गई है, आत्मा से परिचय कब होता है, जब इंसान शांत होता है, एकांत होता है, तब वो अपनी आत्मा को परमात्मा से देख पाता है। तो वैसे ही हमारे संविधान में जो प्रस्तावना की जो बात की गई है वह यह आत्मा का स्वरूप दिया गया है। जहां पे संविधान मौन होगा, हम अपनी आत्मा, जैसे कि जब कभी आपको नैतिक अनैतिक के बीच में कोई चर्चा करनी होगी तो आपका एक इनर सोल कहता है ना कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, नहीं आत्मा मेरी गवाही नहीं दे रही है। तो वो जो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो वही कॉन्सेप्ट है। आभूषण, आभूषण इसलिए कि देखिए ना, हम भारत के लोग, संविधान किसके लिए बना जाएगा, हम भारत के लोगों के लिए, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। किस पे शासित होने के लिए, भारत के लोगों पे शासित होने के लिए। कुंजी कहा गया है, ठीक, पूंजी कहने का तात्पर्य है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे संविधान की जो रूपरेखाएं हैं वो कैसे बन पाएंगी। सार तत्व कहा गया है, दर्शन कहा गया है, भूमिका कही गई है, परिचय पत्र कहा गया है। तो ये सारी बातें कही गई हैं प्रस्तावना के अन्य नाम। अब आपको पता होगा कि भारत को आजादी मिलने के साथ उसके महत्व की जो बात की जाएगी, एक तारीख है हमारे पास, कुछ तारीखें हैं। जैसे कि एक तारीख है हमारे पास संविधान सभा की पहली बैठक की जो बात की गई है, 9 दिसंबर 1946, ठीक। और एक तारीख कही गई है 11 दिसंबर 1946, और एक तारीख है 13 दिसंबर 1946, ठीक। ये सब कुछ तारीखें कही गई हैं, ठीक है ना। अब प्रारूप समिति के निर्माण के बाद ही संविधान सभा में विभिन्न विभिन्न चर्चाएं प्रारंभ होने लगी, ठीक। 9 अगस्त 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई, और वही प्रारूप समिति जो है, हाँ सही है, तो वही प्रारूप समिति जो है वह बात हमारी क्या कर रही है, संविधान निर्माण की बात कर रही है। तीनों से चारों डेट इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु, सुप्रभात आप सबका। आप सब लोग आज से देखिए थ्योरी भी पढ़ेंगे और हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी करना, हम लोग एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अगले दिन उससे ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। प्रणाम आपका भी। तो हमारा जो क्लास का जो पैटर्न होगा वो यही रहेगा, ठीक। तो संविधान सभा के निर्माण के बाद से हमने अपने प्रारूप समिति की बात की। प्रारूप समिति ने ही सारी रूपरेखाएं बनाई। बी आर अम्बेडकर को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस अध्यक्षता के साथ बी आर अम्बेडकर जी ने उन संविधान को बनाने की प्रक्रिया को तेज किया, ठीक। अब प्रस्तावना के मुख्य तत्व की बात की जाएगी। मुख्य तत्व, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ प्रियम्बल्स, साइलेंट फ्यूचर ऑफ प्रियम्बल्स। अब देखिए संविधान, उसमें कहा, पहला बात क्या है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, संविधान का स्रोत क्या है। प्रस्तावना क्या होता है, संविधान के स्रोत की बात करेगा। तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता। अब भारत की जनता, स्रोत का तात्पर्य है, स्रोत का तात्पर्य किसके लिए है, ये सारी चीजें, ये सारे तत्व किसके लिए हैं। प्रस्तावना जो बन रही है, जो संविधान बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है, वो बन रहा है भारत की जनता के लिए। स्रोत वही है, जननी का कारण वही है, ये जननी है, इसी के लिए है, इसी के द्वारा है, इसके ही द्वारा है। यह इसके ही द्वारा है, ठीक सर, यह इसके ही द्वारा है। संविधान के स्रोत की जो बात की गई है, सर एलटी तक आपको, हाँ हाँ, नहीं मैंने क्वेश्चंस आंसर भी हैं, थोड़ा सा उस पर एक बार क्लासेस हो जाए तो आप, उसके बाद एमसीक्यूज भी हैं, ठीक। संविधान का स्वरूप क्या है। अब संविधान के स्वरूप के लिए बात देखिए, अब अगर आपको पता नहीं होगा, ठीक, कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें कही गई, क्या कही गई हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल तब जब एक बार थ्योरी आपकी स्पष्ट हो जाए। जो मैं फास्ट वे में हर एक टॉपिक को कवर कर दूंगा, हर एक टॉपिक को, लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। हाँ, एक एक दिन हम लोग बैठेंगे, लगभग 10 टॉपिक हैं हमारे पास, 10 टॉपिक हैं, उन 10 के 10 टॉपिक को हम खत्म करेंगे और उसके एमसीक्यू, उसकी थ्योरी भी हम लोग फास्ट वे में उसकी थ्योरी देख लेंगे।
और फास्ट वे में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक, तो बात ये है, अगर हम बस ऑब्जेक्टिव सवाल करते रहेंगे तो हमें थ्योरी पे हमारी पकड़ जो है वो अभी हमने देख लिया कि थ्योरी ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे कैसे आता। पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव सवाल जो सवाल आयोग पूछ रहा है वो सवालों का क्या क्या मापदंड है। अब हमने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेंगे, कुछ क्लासेस में हम 6 से 7 क्लासेस में हम तेजी तेजी से थ्योरी पढ़ेंगे। एक दिन थ्योरी की पूरी एमसीक्यू, थ्योरी के साथ पूरी एमसीक्यू की बैचेस रहेंगे। आपको पूरा कम से कम 8 से 9 घंटे की पूरी एक एग्जाम से पहले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो वहां पे आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो लेकिन थ्योरी का जानना बहुत जरूरी है, अगर आप थ्योरी नहीं जानेंगे तो आप सारी चीज भूल जाए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है, तो ये क्यों बात की गई है? संपूर्ण प्रभुत्व सोवरेंटी की बात क्यों कही गई है संविधान में? अगर संविधान सोवरेंट नहीं होता तो क्या होता? हम राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य तो बने, हम अंतरराष्ट्रीय संधियों के सदस्य बने हैं, हम लोग कई ऐसी संधियों में शामिल हैं जहां पे भारत पे दबाव बनता है। तो क्या भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है? नहीं प्रभावित होती है। तो ये सारे शब्द हमें पता होने चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की क्या भूमिका है, वर्तमान में क्या रिलेवेंसी है। अगर आप कोई शब्द पढ़ेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से कोई भी थ्योरी भी आ जाए, कोई थ्योरी भी आ जाएगी तो वो भी आप कर लेंगे। अगर वहां पे कोई थ्योरी से रिलेटेड कोई कथन कारण किसी का आ गया तो आप एलिमिनेट कर लेंगे कि यह कथन कौन कह रहा है, अगर आपने उस शब्द को अच्छे से समझा होगा। हाँ, तो संविधान का स्वरूप क्या है? स्वरूप है उसकी संपन्नता, उसका समाजवादी स्वरूप, उसकी पंथ निरपेक्षता, उसकी लोकतंत्रात्मकता, उसका गणराज्य। यह संविधान का स्वरूप है। कि स्वरूप, स्वरूप मतलब कि किस आधार पे वो, किस आधार पे हम उसको देखेंगे, हमारे देखने का नजरिया क्या। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हम क्या क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है। अगर हम किसी पुरुष को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम किसी महिला को देख रहे हैं क्या दिख रहा है। अगर हम स्वरूप का देखिए तात्पर्य से आप ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति, आप वर्तमान में देखते होंगे, आप तमाम बाबाओं और गुरुजनों से मिलते होंगे, आप देखते होंगे जितने भी साधु सन्यासी है वह एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहने हुए हैं। अगर वह कोई विशेष प्रकार का कपड़ा ना पहने, वह जींस पहन के वो बात बोले, तो आप क्या उनकी बातों को उस तवज्जो से सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो वो उनका वो जो स्वरूप है वही बताता है कि वह कुछ कहने के लायक है, वह एक सन्यासी है, उन्होंने कुछ चीजें सीखी हैं, उनका जीवन का दर्शन कुछ और है। ठीक, तो इसकी बात उन्होंने कही है। ठीक है ना। तो स्वरूप का तात्पर्य यह है कि वह क्या कैसे दिख कैसा रहा है, तो स्वरूप यह बताता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। उद्देश्य क्या है, मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई किताब अगर हम लिख रहे हैं, तो उस किताब को लिखने का या हमें किसी कार्य को करने का क्या उद्देश्य है? हमें किसी कार्य को करने का हमारा उद्देश्य है कि हम उस किताब को जन जन तक पहुंचा सके, अपनी बातों को बता सके। हम या तो हमारे पास जैसे जैसे आयाम होंगे वैसे वैसे हम बातें कहेंगे। तो संविधान के उद्देश्य की बात की, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय स्थापित करना, संविधान का उद्देश्य है धर्म स्थापित करना, धर्म की स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना। व्यक्ति की गरिमा को का ख्याल रखने के कारण तो हमारे पास अनुच्छेद 21 आया। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम यही देखते हैं ना कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में बात की गई। ये कहां परिलक्षित हो रहा है? संविधान का क्या उद्देश्य है? न्याय स्थापित करना। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब तीनों न्याय, अगर आप राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो राजनीतिक न्याय कहाँ दिखता है, सामाजिक न्याय कहाँ दिखता है, आर्थिक न्याय कहाँ दिखता है। स्वतंत्रता की बात करेंगे, धर्म की उपासना की बात करेंगे। ठीक, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करेंगे, व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे, जहां पे हमारे पास मूल कर्तव्य लाए गए देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। अनुच्छेद 19 में भी जो हमारी स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता की जो बात की, उस पर युक्ति प्रतिबंध की बात की गई है। ठीक, बंधुत्वता की बात की गई है, बंधुत्वता की बात की गई है। बंधुत्वता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, यह बताइए। बंधुत्वता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई, किस आर्टिकल में की गई है, यह बताइए। किस आर्टिकल में है यह बताना आप लोग को। ठीक, अगला देखते हैं। प्रस्तावना में आप उल्लेखित शब्द, अब देखिए ये क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय स्थापित करने के लिए, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इसे संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए सब प्रस्तावना में क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। प्रस्तावना में स्रोत है, संविधान का स्रोत है,
उद्देश्य है, उसके लक्ष्य हैं, तिथि है, किसके द्वारा है, किसके लिए है, ये सारी बातें हमारी कहां पे हैं, हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग में क्या है कि भारत की जनता ही केंद्र बिंदु में है। अब भारत की जनता केंद्र बिंदु में है तो ये संविधान किसका है, ये संविधान भारतीयों का है। तो भारतीयों का है तो भारत की जनता ही तो उसका प्रतिनिधित्व करेगी। भारत की जनता ही तो उसको उसको अपनी सोवरेनिटी को स्थापित करने के लिए सरकार पे या किसी तंत्र पे दबाव बनाएगी। अगर वो दबाव ना बनाए तो क्या वो तंत्र वैसे रह सकता है। तो हम भारत के लोगों में तात्पर्य है कि ये जो संविधान बना है यह किसके लिए बना है, इसमें इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसके पीछे के लक्ष्य क्या है, यह सारी बातें भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में मतलब भारत की जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता के साथ ही संविधान को बनाया गया है। अगला देखते हैं। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में दो है, एक आंतरिक मामले हो गए हमारे, एक हमारे बाह्य मामले हो गए। आंतरिक मामलों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मामले। क्या हम गुड मॉर्निंग, क्या हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, क्या हम आर्थिक रूप से अपने मामलों में निर्णय लेने के लिए हमें किसी का दबाव नहीं है। हमें सामाजिक में अगर कोई हमें सुधार लाना है तो क्या हम पे कोई दबाव है, नहीं है। हमें राजनीतिक किसी भी प्रकार की स्थापित करनी तो क्या कोई दबाव है, नहीं है। तो हमारे आंतरिक मुद्दे कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। और बाह्य मुद्दे कौन से, वैदेशिक मुद्दे, जैसे कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, राष्ट्रमंडल के हम सदस्य हैं, हम G20 के सदस्य, G20, क्या G20 जो है, ठीक, G20 का जो सम्मेलन है उसने भारत पर कोई दबाव बनाया कि नहीं आप अध्यक्षता कीजिए, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो अभी देखिए आपको दिखता होगा ब्रिक्स, भारत भी है ब्रिक्स में। तो क्या किसी संधि में अगर भारत है तो क्या उसका दायित्व है कि वह उस संधि के हिसाब से अपने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करा दे और अपने बाह्य मामलों में भी नहीं। वह उसकी स्वतंत्रता पे निर्भर करता है कि वह उसको किस आधार तक, जब तक उसकी स्वतंत्रता, उस देश की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी, हमारे देश की स्वतंत्रता उस प्रभावित नहीं होगी, तब तक वह समितियां या वह संधियां हम पे बाध्य नहीं कर सकती। जैसे वैदेशिक मामले, हमारा कोई मित्र देश है, जैसे रशिया हमारा मित्र देश है, हम उससे दिन प्रतिदिन और नित्य अपने दिनचर्या के कई सारे सामान खरीदते रहते हैं। हम मिसाइल्स खरीदते रहते हैं, हम अमेरिका को वो महत्व नहीं देते जितना हम रशिया को महत्व देते हैं। तो वो हमारा मित्र देश है। अब शत्रु देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु देश हमारा, नजदीकी शत्रु देश हमारा पाकिस्तान है, चीन है। अब बांग्लादेश के प्रति भी ऐसा भाव आ रहा है, तो उसके प्रति हम कैसी नीतियां अपनाएंगे, वह नीतियां क्या स्वतंत्र नीतियां होंगी, मित्र के प्रति आपकी कैसी नीतियां होंगी, शत्रु देश के लिए आपकी कैसी नीतियां होंगी। साथ ही साथ आप जिसके साथ संधि कर रहे हैं, वही मैंने बताया आपको, जैसे कि ब्रिक्स में अगर आप कोई एक संधि कर रहे हैं, ठीक, आप चाइना के इनिशिएटिव वन बेल्ट वन रोड में जो आप संधि करने से आपने हट गए, क्यों, क्योंकि आपकी संप्रभुता आपको गवाही नहीं देती कि वो आपके क्षेत्र विशेष में अपनी सड़क बनाएगा और वो आपके सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा। तो इसीलिए हमने वन एंड बेल्ट रोड के जो चीन का इनिशिएटिव था उसके सदस्य नहीं बने। वह हमारा क्या है, वो संधि का ही पार्ट, हम उस संधि में भाग नहीं, लेकिन हम ब्रिक्स में हुई संधियों से, हम आसियान में हुई संधियों से हम भाग लेते हैं, उसके दिए गए सुझावों को हम अपने देश में लागू करते हैं। ठीक, तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए समाजवादी की बात की गई है। मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले भारत में समाजवाद है। अगर समाजवाद सबसे पहले नहीं स्थापित होगा तो कोई भी आधार से अगर आप स्वतंत्रता देना चाहें तो वो सारी स्वतंत्रताएं धूमिल हो जाएंगी, वो सारी स्वतंत्रताओं का कोई तात्पर्य और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समाजवाद का तात्पर्य हमारा कैसा समाजवाद है, एक समाजवाद होता है मार्क्सवादी समाजवाद और एक समाजवाद होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक, हाँ सही कहा। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है कि हम देखिए, अगर
आप किसी में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई महिला है, हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं को विशेष आरक्षण है, ठीक, बच्चे हैं, हमारे यहाँ कुछ कमजोर वर्ग जैसे दलित हैं, या आप गरीब ले सकते हैं। हमारे यहाँ सबको समानता है, लेकिन कुछ आधारों पे हम भिन्नता कर सकते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो सबसे पहले देखिए समाजवाद की बात की गई हमारे संविधान में। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना जो है वह हमारा पहला लक्ष्य है कि हम समतामूलक समाज स्थापित करें। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्स का समाजवाद नहीं है। हमारा जो समाजवाद है, यहाँ पे समाजवाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सार्वजनिक कंपनियां ही होंगी, ठीक, यहाँ पे सार्वजनिक कंपनियों की बात नहीं की गई। यहाँ पे सार्वजनिक के साथ साथ निजी कंपनियां भी हों। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कि यहाँ पे कुछ चीजें सरकार करेगी, कुछ चीजें प्राइवेट कंपनियां करेंगी। तो इसकी बात कहाँ की गई है, हमारे इसमें हमारे यहाँ क्या कि आय और जीवन स्तर में समानता की बात की गई। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है आय प्लस जीवन की समानता। लोकतांत्रिक समाजवाद आय और जीवन की समानता की बात की जाती है, ठीक। तो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा है, समतामूलक समाज स्थापित करना, हमारे पे सार्वजनिक और निजी कंपनियों दोनों को अपने अपने स्तर पे महत्वपूर्ण स्थान देना, ठीक। अगला शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। अब देखिए सेकुलर शब्द जो है हमारे यहाँ, इसका मतलब क्या होता है, सेकुलर, ये सेक्ट से आया है, इस पे बड़ी चर्चा है। अब देखिए कहा गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान में जोड़ा गया शब्द है। क्या भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं था, ये बात कहना गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे धर्म की स्वतंत्रता हमारे पास आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हमारे पास क्या है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब जब धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है तो वह हमारे मूल संविधान में तो था नहीं, वह 42वें संविधान संशोधन, ये कब जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो इसके पीछे का तात्पर्य क्या था, धार्मिक मामलों के संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में अगर आप किसी प्रकार की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप किसी को पुरुष को बलि देना, नर बलि देना चाहते हैं तो उसकी मनाही है, युक्त प्रतिबंध है, ठीक। हमारे यहाँ जो 3 तलाक का जो मुद्दा जिस आधार पर समाप्त हुआ वो इसी आधार पर समाप्त हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का शोषण कर सके। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य सेकुलर सेक्ट शब्द से आया हुआ है। इसका तात्पर्य आप किसी देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलेगा, या देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलेगा, धर्म ग्रंथ से नहीं चलेगा। धर्म ग्रंथ से सुपीरियर कौन है, संविधान है, ठीक। यह इस बात से परिलक्षित होता है। ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है, कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है कि भारत की जो जनता है, शासन संचालन में भारत की जनता की भागीदारी होगी। शासन संचालन में भारत की जो जनता है उसकी भागीदारी होगी। अब भारत की जनता की भागीदारी का तात्पर्य यहां से इस बात से आप लगाइए कि अगर कोई भी नई नीति लाई जाएगी तो वो भारत की जनता से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, इस आधार पर पूछा जाएगा कि वह
प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करके, जिसको आप लोग वोट देते हैं। कुछ बातें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करके, कुछ बातें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करके। कैसे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करके, अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, और आप जो चुनते हैं अपने विधायक को चुनते हैं, आप अपने यहाँ के सांसद महोदय को चुनते हैं। यह किसको चुनते हैं? यह हमारे यहाँ के सीएम पीएम को चुना जाता है। यहीं से हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की जा रही। लोकतंत्रात्मक समाज का मतलब है लोकतंत्रात्मक समाज कि ऐसा नहीं कि अगर कोई बन गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं, हमारे यहाँ रिकॉल की भी व्यवस्था है। आप कहिए कि भैया आप आइए, किसके, ये कौन करा सकता है रिकॉल? उसे भारत की जनता। यह जनता के प्रमुख को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का दोनों का लोकतंत्र हमारे संविधान में निहित है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट की बात की, नहीं, हमारे यहाँ रिकॉल की भी व्यवस्था है, जनमत संग्रह की भी व्यवस्था है। ठीक, तो ये यहाँ के इसके अंदर ये सारी बातें हैं। ठीक है, अगली बात, गणराज। अब गणराज का क्या मतलब है? देखिए, गणराज का मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होगा, भारतीय राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख जो होगा वह परोक्ष रूप से चुना जाए। वह जन्मजात नहीं होगा, जन्मजात की बात नहीं की गई है, इसकी बात नहीं की गई है कि वह परोक्ष रूप से चुना जाए, लेकिन चुना जाए। ऐसा ना हो कि राजा का बेटा ही राजा हो, राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बने, इसकी बात नहीं की गई है। ठीक, तो गणराज का तात्पर्य हमारा इस बात से है कि दर बदर एक ही परिवार का व्यक्ति देश का प्रमुख ना बने। ठीक, आप लोग अब एक सवाल यहां से मुझे ये बताइए, भारत में जो गणराज्य की बात की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इसका संबंध किस अनुच्छेद में है? सवाल तो मैं लेके आऊंगा, उसमें ये बताऊंगा मैं, लेकिन आप लोग ये बताइए कि किस अनुच्छेद में है। ठीक, न्याय की बात की गई हमारे संविधान में। देखिए, न्याय की, जस्टिस की बात की गई। जस्टिस हमारे यहाँ कितने प्रकार के जस्टिस है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शामिल है। यह सभी तत्व जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय जो है, न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक प्लस, देखिए जब तक सामाजिक न्याय स्थापित, आर्थिक प्लस राजनीतिक। यह कहां से लिया गया है? यह रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना कहां से की गई है? रूस की क्रांति से की गई है। अब रूस की क्रांति में क्या क्या, क्यों इस बात से वहां से लिया गया? क्योंकि वहां समाजवाद को स्थापित किया गया, लेकिन वहां पे भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का समाजवाद नहीं स्थापित किया गया, वहां मार्क्सवादी समाजवाद को की बातें की गई। वहां पे एक वर्ग संघर्ष समाप्त किया गया। ठीक, तो हमारे पास कैसी न्याय की व्यवस्था है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था। पहले सामाजिक न्याय के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास डीपीएसपी है। आर्थिक न्याय के लिए क्या है? डीपीएसपी है। राजनैतिक न्याय के लिए क्या है? राजनैतिक न्याय के लिए फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है स्वतंत्रता। देखिए, अब आप सवाल एक बार पूछा है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, एक बार सवाल पूछा है कितने प्रकार के न्याय हमारे संविधान में? 3 प्रकार के। उसका उत्तर है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक सवाल पूछा है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 कौन कौन सी स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है किसकी? पहली, विचार की स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हैं। दूसरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी, विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी पे भी विश्वास कीजिए। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मानिए। चौथी, 4 हो गया। 5वीं किसकी स्वतंत्रता है? उपासना, आप किसी की भी उपासना कीजिए, अगर आपको खुद की उपासना करनी है। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट है,
तो आप खुद की भी उपासना कीजिए। अगर आपको खुद की मूर्ति बना के खुद की पूजा करना है, ये भी हमारे यहाँ अलाउ है, आप खुद की भी पूजा कीजिए, लेकिन आप खुद को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आप खुद की पूजा कर रहे हैं लेकिन आप खुद को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 21 से है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक, तो 5 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब आप कुछ भी आप सोच कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपका हर सोचा हुआ इंप्लीमेंट हो जाए ये जरूरी नहीं। ठीक है ना? तो आप विचार भी कुछ कर सकते हैं, अभिव्यक्ति, आप अभिव्यक्ति कीजिए, वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। ठीक है ना? आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं। आप वर्तमान में पक्ष पे विश्वास कीजिए, सत्ता पक्ष पे विश्वास कीजिए, आप विपक्ष पे विश्वास कीजिए, आपको विश्वास करने पे रोक नहीं है। आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, यह आपके विश्वास का विषय है, आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। अब ये कोई नहीं कह सकता नहीं मानना है भगवान को, मैं आप पे जोर से नहीं कह सकता कि आपको भगवान को नहीं मानना है, ये आपके विश्वास की बात है। ठीक, तो आप के ऊपर है ये। समानता की बात की गई है, तो समानता, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि समानता का आर्टिकल कौन कौन से हैं? समानता के लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं हमारे पास? किस किस की समानता है हमारे पास? प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिष्ठा प्लस अवसर? अवसर, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कब स्थापित होगी? कौन व्यक्ति प्रतिष्ठित है यह हम कैसे पता लगाएंगे? प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है? देखिए, प्रतिष्ठा का तात्पर्य है सामाजिक समानता से। प्रतिष्ठा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है। अब अगर देखिए, आप भारतीय समाज इसी प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा का विषय है। अगर आप कहीं अंतर जाति विवाह करते हैं, अगर आप ऊंची जाति से, अगर आप निम्न जाति की लड़की से विवाह करने की बात करते हैं, तो वो किसका आ जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय आ जाता है कि हम ऐसी महिला या पुरुष को हम अपने घर में नहीं लेके आएंगे। और एक कौन सी प्रतिष्ठा आ जाती है व्यक्ति की? राजनीतिक प्रतिष्ठा। अगर कोई एक किसी पार्टी को शुरू से, अगर आपके पिताजी शुरू से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ठीक, आपने कहा कि पापा नहीं, पापा आप कांग्रेस को वोट दीजिए, नहीं पापा आप सपा को वोट दीजिए, नहीं पापा माता को, क्या कहते, ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दीजिए, नहीं, तो वो उनकी टीएमसी की बात करें तो वो टीएमसी को वोट नहीं देने को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात आ जाए। अब बात आ जाती है एक और प्रतिष्ठा कहाँ कार्य करती है? सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा। आप कभी भी, आपने कभी देखा होगा कि आप मेन मेन शहरों में ठेलों पे कुछ दुकानें चलती हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं, आप वहां से कपड़ा खरीदना अपने आर्थिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है आपके, वो, क्योंकि वो वहां से आप कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि वो आपकी आर्थिक प्रतिष्ठा है। और आर्थिक प्रतिष्ठा कहाँ स्थापित होती है? आर्थिक प्रतिष्ठा आपकी स्थापित होती है। और आप लोग साथ में ये बताइए, आर्थिक प्रतिष्ठा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्थिक प्रतिष्ठा का अनुच्छेद बताइए आप लोग। आर्थिक प्रतिष्ठा जो है उससे संबंधित किस आर्टिकल में है यह बताना है आप लोग को। ठीक है, बताइए, इससे संबंधित अनुच्छेद बताना है। ठीक, अब फर्टर्निटी की बात की जा रही है, अब बंधुत्वता की बात की जाए। हमारे यहाँ बंधुत्व की बात की गई है कि हम सब भाई बहन हैं, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। बंधुत्व की बात हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? बंधुत्व की बात हमारे अनुच्छेद मूल कर्तव्यों में की गई, 51 के क में। ये कब जोड़ा गया? ठीक, यह बताना है यह कब जोड़ा गया। ठीक, तो बंधुत्वता की बात की गई है कि हम सब आपस में भाई बहन है। क्या वाकई हम भाई बहन हैं? सभी नागरिकों के बीच में सर्वमान्य भाई बहन की भावना है? यह प्रश्न का विषय है। ठीक, बंधुत्व की बात, भावना का मतलब हम सब भाई बहन हैं। अगली बात, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब कि आपकी गरिमा, मतलब के एम मुंशी ने कहा कि, के एम मुंशी का कथन है, यहाँ पे के एम मुंशी का कथन याद रखिए। के एम मुंशी जी ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी जी ने क्या कहा? के एम मुंशी जी ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र को मजबूत करता है, बल्कि वह हर व्यक्ति की पवित्रता की बात करता है। व्यक्ति की, हर व्यक्ति की पवित्रता की बात करता है। हर व्यक्ति की पवित्रता की बात करता है हमारा संविधान। वह किसके द्वारा? आर्टिकल 21 द्वारा बात करता है। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, अनुच्छेद 21 में बात की गई है इसकी। ठीक,
राष्ट्र की एकता और अखंडता, युक्ति प्रतिबंध की बात की गई है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एकता और अखंडता, एकता शब्द संविधान में, अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? यह हमारे 42वें संविधान संशोधन में ये भी जोड़ा गया। 1976 में क्यों जोड़ा गया? 19 में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आप देश की एकता और अखंडता को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में दिल्ली बम ब्लास्ट, बम धमाका, आप देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। आप किसी भी पद पे हो, आपको उठा के जेल में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की अभिलाषाएं जो हैं वह तो कभी भी उछाल मार सकती हैं, लेकिन आप देश को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, देश को आप खंडित नहीं कर सकते। देश स्तर पर ही है, देश स्तर पर ही रहना चाहिए। इसकी बात हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित कर दी गई है। ठीक, तो यह जो है, यह हमारी, यह अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रस्तावना पे हमने यह देखा। अब हम क्या देखते हैं? प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व क्या क्या है यह हमें पता होना चाहिए। प्रस्तावना का महत्व है, यह हमारे धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का खजाना है। यह धार्मिक प्लस नैतिक मूल्यों का खजाना है। यह धार्मिक प्लस नैतिक प्लस राजनीतिक मूल्यों का खजाना है। इन सब की रक्षा यहीं से होती है। ठीक, और क्या क्या है? और प्रस्तावना का महत्व यह है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होगा तब वहां पे हम प्रस्तावना को देखेंगे। ठीक, तो आज हमने ये जो देखा, हमने प्रस्तावना के महत्व पे चर्चा की। अब हम, हमारा एक टॉपिक बच रहा है, क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है, कि हम मुंशी की बात देखेंगे। और कल वाला जो हमारा सत्र होगा उसमें हम 50 से 100 सवाल प्रस्तावना से बस लेके आएंगे, जिसके बाद आपको जीवन में कभी प्रस्तावना से संबंधित आप ये 2 क्लासेस, हर एक टॉपिक पे 2 क्लासेस होंगी। हाँ, संसद के विषय में 10 क्लासेस होंगी। आपको कभी प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कल हमारा सत्र जो है वह सवाल जवाब का होगा, और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी बातें हम लोग अब कल करेंगे। आज के सत्र के लिए आप सबका कुछ शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। कल पुनः मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। ठीक, और ये हमारा जो कुछ बैचेस चल रहे हैं, देखिए बैचेस हैं, इस बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक, ये बैचेस छोटे छोटे बैचेस हैं, एक एक मूवी के टिकट के बैचेस हैं। आप लोग ये सारे बैचेस को लीजिए, काफी अच्छे अच्छे बैचेस हैं। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इस एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ये सारे बैचेस हैं, सारे बैचेस चल रहे हैं। ये एंड्रॉयड ऐप है, इस एंड्रॉयड ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए। ये हमारी पूरी टीम है, 27 लोग की टीम है, वो जो आपको निरंतर पढ़ा रही है। आप लोग के सिलेक्शन के लिए रात दिन कई व्यक्ति लगे हुए हैं। तो आप सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये हमारा चैनल है, इस चैनल को आप टेलीग्राम में जाके इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस चैनल को आप लोग देख लीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद।